हेलो डियर व्यूअर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तो आज हमने जो वीडियो देखना है जी, हम जा रहे हैं लद्दाख जा रहे हैं। एक्चुअली लद्दाख गए हैं भाई कनिष्क भाई, एक्चुअली वो घूमते फिरते दिखाते तो उनकी वजह से हम भी वीडियो जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, आज का वीडियो कारगिल, कारगिल साइड ऑफ इंडिया नेवर सीन बिफोर, मतलब इंडिया की वो साइड जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी और बहुत सारे कुछ ऐसे भी होंगे उनमें खुश नसीब लक्की जो वहाँ पर गए होंगे, नज़ारे लिए होंगे, एंजॉय किया होगा, जर्नी की होगी वहाँ की। तो चले हम वीडियो में देखते हैं जी कैसा कनिष्क लद्दाख वाली साइड पे। लद्दाख। ओके, स्टार्ट करें। यस। कारगिल इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो एलओसी के बिल्कुल पास है, जिसने कुछ सालों पहले ही जंग देखी है, जिस वजह से इसके नाम को तो लोगों ने जान लिया, पर हमारे देश के इस अहम हिस्से की जिंदगी और यहाँ की कुदरत से आज भी लोग अनजान हैं। इस जगह का बीता कल चाहे कितना ही बेरंग रहा हो, पर यहाँ का आज रंगों से भरा है। वो रंग जो इन सूखे पहाड़ों को भी हरियाली से भर देता है, वो रंग जो इन पहाड़ों के बीच से बहती इस खूबसूरत नीली सिंध नदी में दिखता है, वो रंग जो यहाँ के पेड़ों पर इन खूबसूरत फूलों में छिपा है, और इन्हीं रंगों से भरे पहाड़ों में इंडिया के कुछ सबसे अनोखे कल्चर भी जन्म लेते हैं। वहीं कुछ लोग एलओसी के करीब एक ऐसे विलेज में रहते हैं जो कभी पाकिस्तान में लग रहा, बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, अच्छा लगता है बुरा लगता है क्या है। इन सब कहानियों से गुजरते हुए हम इंडिया की इस खूबसूरत जगह के दिल से रूह तक का सफर करेंगे। कितना खूबसूरत है यार। तो स्वागत है आप सबका इंडिया की इस रहस्यमयी दुनिया कारगिल में। यार शॉट बड़े ब्यूटीफुली लेते हैं ये। कारगिल लद्दाख इंडिया। 9,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के बाद लद्दाख की दूसरी कैपिटल यह है कारगिल सिटी, एक चहल पहल और जिंदगी से भरा शहर। पर कारगिल को असल में जानने के लिए मुझे इसके गांव तक जाना था, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी रूट्स में छुपी होती है। इसी तलाश में मैं पहुंचा यहाँ के सबसे बड़े गांव और शायद सबसे खूबसूरत गांव में भी, जिसका नाम है सांकू। वेरी ब्यूटीफुल यार। पहली नजर में लगने वाला एक कोल्ड डेजर्ट कभी इतना ग्रीन और जिंदगी से भरा भी हो सकता है, ये ख्याल में भी मुझे कभी नहीं आया था, जब तक कि मैंने असलियत में सांकू को नहीं देखा। लद्दाख के कारगिल में हरियाली की शुरुआत यही सांकू से होती है, जो खुद एक बहुत ही हरी भरी वैली सुरु वैली का हिस्सा है, जिसको नाम मिला है इस वैली के बीच में बहती सुरु रिवर से। सच बताऊं ना तो मुझे कारगिल के सुरु वैली में आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर के ना पहाड़ आकर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कश्मीर की हरियाली है और ये जो पहाड़ है ना चारों तरफ, वो पूरे लद्दाख की फील कराते हैं। और सच में देखा जाए तो टेक्निकली ये हो भी रहा है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ लद्दाख है, और ऐसा लग रहा है लद्दाख की खूबियाँ भी हैं इसमें और कश्मीर की हरियाली भी है, तो इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाया है। और इस जगह को देख के मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है इस जगह के बारे में। अब यहाँ का लैंडस्केप तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से भरा है दिख रहा है। अब यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़िंदगी से भरी है वो भी देख लेते हैं। हेलो। घर की खिड़कियों के अंदर से बच्चे आए कर रहे हैं। सलाम। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? मुझे घर में लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसे उठा के लेके जाएंगे? हाँ। घर किधर है? उधर ऊपर। ऊपर तक? हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घूम रहा हूँ। गाँव। अच्छा, ये आपने सुखाने के लिए डाले थे सारे हैं?
अब इसे रख के ले जा रहे हैं। अभी घर ले जा रहे हैं। वेरी हार्ड वर्किंग वुमन। ओह क्या बात है। बड़ी है। हाँ बहुत भारी है। मुझे लगा इनका घर तो आसपास ही होगा, लेकिन घर कुछ ज़्यादा ही ऊपर था। कहाँ है घर आपका? यही है उधर ऊपर। और ऊपर है? हाँ। ओह तो मैं अपने इस बैकपैक को उठाकर थक जाता हूँ और दीदी देखो कितना भारी सामान उठा रही है। पहाड़ी ब्लड। अच्छा कहाँ ऊपर तक बसा हुआ है पूरा है? हाँ तो यही देखना। अच्छा आपका आखिरी वाला है। स्ट्रॉन्ग डीएनए। ऊपर घर पहुंचकर दीदी ने मुझे चाय के लिए पूछा, पर क्योंकि मैं चाय बस पीकर ही चला था तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर यहाँ लोग बहुत चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो बोलते रहते हैं। सबको बोलते हैं। हाँ अच्छा अच्छी बात है ऐसे। यहाँ पे अगर कोई आ गया किसी ने बात कर ली तो चाय तो फिर पी के जाएगा। वही तो इंसानियत है। सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब फिर एक्सप्लोर करो ज़्यादा। हाँ ठीक है थैंक यू। इस गांव की हरियाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के ये खूबसूरत खेत, जो यहाँ घरों के चारों ओर हैं। इन खेतों में ज़्यादातर वीट और बारले उगाया जाता है। और वहीं यहाँ की गलियों में गाड़ियों का तो नहीं, पर हाँ ये भेड़ों का ट्रैफिक जाम आम बात है। खैर यहाँ की ये भेड़ बकरियाँ भी इन लोगों की खेती में मदद करती हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलो भाई आ जाओ तुम्हारी पार्टी करा दो। ये ले 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 आ जाओ ओ भाई। हाँ ये सारे आ गए। तो बाकी सारी ज़मीनों पे तो बारले या फिर वीट वगैरह उगता है, और यहाँ पर ये घर के साथ में अपने घर के लोकल नीड के लिए यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। तो इनको खिलाया पिलाया इसलिए जा रहा है ताकि ये इनकी ज़मीन को थोड़ा फर्टिलाइज़ कर दे अच्छे से, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। पॉटी से जो भी अपनी खाद इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, इसलिए लोग जितनी भी सब्जियाँ खाते हैं वो ऑर्गेनिक होती है। पर जैसा कि मैंने कहा था, सांकू से सुरु वैली की बस शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर चलते ही सुरु वैली एक अलग ही रूप में सामने आती है। ये चीज़ तो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि सुरु वैली लद्दाख का सबसे ग्रीनेस्ट पार्ट है। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मेरे साइड में पानी भी चल रहा है और ग्रीनरी भी है, और पीछे इतने खूबसूरत स्नो पीक्स हैं, बल्कि पीछे ही नहीं चारों तरफ है। यहाँ से कारगिल की सबसे ऊंची पीक्स माउंट नुन और माउंट कुन भी दिखते हैं, जो कि 23,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। पर मैं इन पहाड़ों को दूर से देखकर कहाँ ही रुकने वाला था, मुझे तो इनके और करीब जाना था। इसलिए मैं सुरु वैली में और आगे गया तो फिर कारगिल का एक और खूबसूरत विलेज सामने आया, पनीखर। इतने 10,800 फीट की हाइट पर बसे हुए हैं। कारगिल का एक छोटा सा गांव है पनीखर। यहाँ मुश्किल से 300 लोग रहते हैं, और शायद इसलिए ही यहाँ की ज़िंदगी और भी ज़्यादा सुकून भरी दिखती है, क्योंकि यहाँ बस गर्मियाँ अभी शुरू हुई हैं तो सब लोग अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं। लेकिन जहाँ अक्सर मुझे खेती करते हुए बूढ़े लोग ही दिखते थे, वहीं यहाँ इस यंग जनरेशन को खेती करते देख सलाम। मुझे थोड़ा अलग लगा, क्या कर रहे हो? इसलिए मैंने भी पूछ लिया। आपको खेती करना पसंद है या नहीं? ज़बरदस्ती करना पसंद है? बाकी सब्जी लगाना खूबसूरत मतलब। अच्छा लगता है? मैं ट्राई करके देखो इसे। खैर इन्होंने मुझे तो मोटिवेट कर दिया था एक बार खेती ट्राई करने के लिए। ऐसे ही करते हैं ना? सही कर रहा हूँ मैं? जोर से मारो। ऐसे जोर से मारो। तो सही मेहनत है यार। कितने पैसे दे दोगे मुझे? और यहाँ से विदा लेकर मैं चला सुरु वैली के इन ऊंचे पहाड़ों के और करीब। खैर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पनीखर से इतना बस 15 खूबसूरत है किलोमीटर दूर यार। ही
न सिर्फ इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जा सकते हैं बल्कि ऐसी सीधा ब्यूटी मैंने नहीं ग्लेशियर देखी पर ही यार। पहुंच सकते हैं। How beautiful places. तो अभी मैं सुरु वैली के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ, बरकाचिक ग्लेशियर। और ये आपको जो ग्लेशियर का हिस्सा दिख रहा है, ये उसका 1% से भी कम हिस्सा है, क्योंकि ये ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबा है। हाँ, 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी इस नदी में मिलकर सुरु रिवर को बनाता है, और ये रिवर आगे जाते 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 पूरी सुरु वैली को हरियाली से और ज़िंदगी से भर देती है। और इसी वजह से वहाँ इतने सुंदर गांव बसे हुए हैं। यहाँ 12,000 फीट की हाइट से मैं कारगिल के इस छोर से अब सीधा दूसरे छोर पर जाने वाला हूँ, एलओसी पर, बॉर्डर की जिंदगी देखने। लेकिन कारगिल के रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं कि मंजिल को तो आप भूल ही जाएंगे, भाई खूबसूरत, जैसे बहुत कि ही इसे ही देख लीजिए। अभी इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हुआ मैं, मतलब मैं आप लोगों को तो क्या कहूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ यार। इस जगह पे खड़ा होकर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये लद्दाख है, कि ये कोल्ड डेजर्ट है। मतलब साइड में इतना खूबसूरत सा ग्रीन विलेज है, नीचे ये बहता हुआ पानी और सामने ये बर्फ़ का पहाड़, और इसके साथ में ही बड़ी खूबसूरत सी रोड भी है। इन हसीन रास्तों से निकलते हुए आखिर में कारगिल के इस दूसरे छोर पर पहुंच ही गया, एलओसी के पास। लेकिन यहाँ बसे गांव में जाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि आखिर हम बॉर्डर के कितनी पास हैं। खैर, इसके लिए यहाँ एक खास जगह बनी है, वो भी टेलीस्कोप के साथ, पाकिस्तानी झंडा है। एलओसी को करीब से देखने के लिए। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एलओसी का व्यू पॉइंट है, और यहाँ से एलओसी और पाकिस्तानी पोस्ट सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल है। पाकिस्तान का एरिया जहाँ शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको जो ये ग्रीन एरिया दिख रहा है वो पूरा पाकिस्तान का एरिया है। पर यहाँ पर कुछ टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, और अगर उस टेलीस्कोप के थ्रू देखें तो अच्छे से क्लियरली पाकिस्तानी पोस्ट भी दिखते हैं, और उनकी आर्मी की जो पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट है ना, वो भी देख सकता हूँ। और एक जगह एलओसी में ऐसी आती है जो हिस्सा ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, वो नो मैंस लैंड है। तो वो नो मैंस लैंड भी दिखती है इंडियन पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट के बीच में। और मैं पहली बार इतना ज़्यादा करीब बॉर्डर के आया हूँ कि मैं दूसरे देश को इतनी आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह की जगहों पे आते हैं ना, और अपना तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, तो उस पल पे महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पता है कि हम इंडियंस हैं, और ये हमेशा रहता है, बट वो जो फीलिंग है ना हिंदुस्तानी होने की, वो इंडियन होने की, वो यहाँ पर आकर महसूस होती है इन जगहों पर, जो मुझे हो रही है फ़िलहाल। ट्रैवलिंग करते हुए जब तक हम वहाँ के लोगों से बात नहीं करते, तब तक उस जगह से वो कनेक्शन फील नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना सही म्यूज़िक के किसी भी वीडियो से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में लोगों को हर इमोशन से कनेक्टेड रखने के लिए एपिडेमिक साउंड का म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनके एआई असिस्टेंट को वीडियो का इमोशन बताते ही बेस्ट म्यूज़िक ढूंढने का काम एआई कर देता है, और इम्प्रूव होती है। पर यह बात हैरान करने वाली है कि एलओसी के इतना करीब कुछ लोग सालों से रहते आ रहे हैं, बल्कि यहाँ एक पूरा का पूरा गांव बसा है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी पाकिस्तान में था। ये गांव है हुंदरमन। इस गांव के दो पहलू हैं, जिसमें से पहला है ये एक खाली अबेंडेंट हिस्सा, जिन घरों में अब कोई नहीं रहता। गांव के इस हिस्से को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिनके कमरों में छुपी है इसकी कहानी। 1971 में जब यहाँ इंडो पाक वार हुआ, तो रातों रात ये गांव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया का हिस्सा बन गया, और बॉर्डर के साथ साथ
कुछ फैमिलीज भी 2 देशों में बट गई, जिसकी वजह से कुछ घर खाली ही रह गए और जो लोग यहाँ बचे वो समय के साथ साथ इन पुराने घरों को छोड़कर गांव के एक दूसरे सेफ हिस्से में शिफ्ट हो गए और पीछे रह गई इन कमरों में बंद उनकी निशानियां। आज इस म्यूजियम में लोगों के वो पुराने सामान देखे जा सकते हैं, जैसे कि उस टाइम की पाकिस्तानी करेंसी, यहाँ तक कि वॉर के दौरान गिरे बॉम्ब शेल्स भी देखने को मिलते हैं। बल्कि उन पिछड़ गई फैमिलीज के लिखे हुए लेटर्स भी यहाँ संभाल के रखे हैं। खैर अब ये सब इस गांव का एक बीता हुआ कल है, क्योंकि हुंदरमन के दूसरे हिस्से में जिंदगी की एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। इस नए गांव की शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल से होती है। हेलो 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 हेलो, हुंदरमन गांव से हैं आप? खेलने का पीरियड है। पर मुझे यहाँ एलओसी के इतनी करीब रहने की जिंदगी को समझना था, तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो मुझे साजिद भैया मिले, जिन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग आर्मी की मदद करते हैं, बल्कि वो खुद भी आर्मी कैंप्स तक ज़रूरत का सामान पहुँचाते हैं। अच्छा, लेकिन तब भी हमारे गांव वाला यहाँ से भागा नहीं। अच्छा, फौजी छोड़ के नहीं भागा। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपने घर पर भी इनवाइट किया। तो भैया ने भी मुझे अपने घर में बुलाया, तो अंदर जाता हूँ। सलाम। आप नहीं लेंगे? हमने अभी थैंक यू। बिस्किट रोटी खाएगा? नहीं बस। अरे कोई नहीं, आप बस ठीक है। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, क्या कुछ फ़र्क है ज़िंदगी में या फिर क्या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यहाँ पर रहना? अपना गांव में अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता ऐसे? वहाँ से जब जाएगा ना, जो गया है हमारे यहाँ से, वो इधर वापस आने का मन कर रहा है। उनको वापस आने का मन कर रहा है। और क्या। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ अब जिंदगी सुकून भरी है। अभी मुझे चलना पड़ेगा। ओके बाय, थैंक यू चाय के लिए। ओके, अरे बहुत कम टाइम, मुझे बहुत दूर जाना है। खैर मुझे अब जाना था कारगिल में छुपी एक अलग ही दुनिया में। शायद उसे सपनों की दुनिया कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चलो आप खुद ही देख लीजिए। चेरी ब्लॉसम, Amazing. मैंने आज से पहले ये नहीं देखा। अच्छा लग रहा है सब बहुत एप्रिकॉट ब्लॉसम, खूबसूरत एप्रिकॉट एप्रिकॉट ब्लॉसम है ये। ब्लॉसम, एक ऐसा मौसम जब पूरी वैली सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इन सुंदर गुलाबी और सफेद फूलों से सज जाती है। अच्छा ये व्यू भी देखना है। ये फूल है इस वेदर एप्रिकॉट में जाके यानी खुमानी के, एप्रिकॉट ब्लॉसम देखना है। जिन्होंने अभी कारगिल के सिल्मू गांव को अपने रंगों से भर दिया है। यार कितना प्यारा लग रहा है। कुछ अपने आप हवा से देख रहे हो, हवा चलने से ही ये फूल ऐसे आसपास गिरते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी कहानी का हिस्सा हूँ, कोई सपना जैसा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ एप्रिकॉट ब्लॉसम, तो मेरे लिए एकदम पूरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक फ्रूट की इतनी खूबसूरत लाइफ साइकिल है देखा जाए तो, कि वो पहले इस लाइट पिंक कलर के फूलों में बनता है। कितना एक खूबसूरत सा नेचर का तोहफा है जो इस जगह को मिला हुआ है। और अब यहीं से शुरुआत होने वाली है एक अलग ही सफ़र, और अब तक देखे सबसे अलग कल्चर की, क्योंकि यहाँ से कारगिल की एक नई वैली सामने आती है। आर्यन वैली। यही रिवर आ रहा है वो वाला, स्कर्दूंजा वाला। सुरवैली की हरियाली से अलग आर्यन वैली की पहचान है इन सूखे पहाड़ों के बीच से बहती ये नीली सिंध नदी। इस नदी की खूबसूरती पहली नजर में ही दिल जीत लेती है, पर इसकी वजह से ही इन सूखे पहाड़ों में भी हरियाली की झलक बनी रहती है। लेकिन आर्यन वैली की और गहराई में जाते ही
चारों ओर घिरे इस ठंडे डेजर्ट में दूर से हरियाली का एक टुकड़ा नजर आता है, जो कि है आर्यन वैली का एक खूबसूरत विलेज डार्चिक। कसम से यहाँ के लोग कितने पुराने ऐसा मैंने ना से- कोई, मैं कहता हूँ कि हाय हाय हाय, बहुत अलग ही लेवल है इस प्लेस का। एक से बढ़कर एक विलेज यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है, डार्चिक विलेज, जो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाती है जब आप एक इतने ज़्यादा सूखे रेगिस्तान में हैं। मतलब मेरे पीछे इस पूरे फ्रेम में या फिर आसपास इस पूरे गांव में खड़े होकर आपको कहीं पे भी एहसास नहीं होगा कि आप एक डेजर्ट में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। तो चलिए फिर इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ की सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं इसे खास बनाती, बल्कि यहाँ का बहुत ही खास कल्चर और लोग भी हैं। तो चलो घूमते हैं। जुले जी, जुले अंदर आ सकते जी? अच्छा अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? घास निकाल रहे हैं। तो कोई चीज़ की फसल लगा रहे हैं? ये मटर लगाया है, मटर। अच्छा अच्छा, मटर लगा रहे हैं। चलो बताइए, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। कौन सी घास निकालनी ये है? वाला गाजर वाली है। अच्छा, ये वाला निकालना है। ओह, अभी यहाँ मटर के खेत से जंगली घास निकाली जा रही है। ये फसल खराब करता है ना? थोड़ी काची। सारी घास हटाने में कितना टाइम लगेगा आपको ऐसे? 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटा आज ही करोगे? हाँ, आज तो खत्म हो जाएगा। तो आप सब, ये अभी किसी एक का खेत है या सबका ही खेत है? नहीं, हमारा खेत है ये आपका खेत है, तो सब मदद करते हैं ऐसे? मदद करते हैं। फिर आप इनकी मदद करोगे? ओह अच्छा, सही है, क्योंकि अकेले आदमी के लिए तो मुश्किल होगा ना। आदमी को मुश्किल होता है। हाँ, ये घास देखो, बहुत निकाल दिया। आपके ये फूल अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर से, टॉपिक है, ये हमारा कल्चर है। कल्चर का है। खैर, मुझे इस अनोखे कल्चर को और करीब से जानना था, इसलिए मैं यहाँ से विदा लेकर गांव के अंदर और गहराई में जाने लगा। इस पे जो पूरा गांव है ना, ये सारा सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के घूमना पड़ रहा है। ऐसा लगता है ट्रैकिंग चल रही है कोई। पता नहीं गांव वाले कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है गांव के अंदर। एक नीचे रोड है और एक ऊपर रोड है, और बीच में बस सारा जितना भी घूमना है सीढ़ियों से घूमना है। अगर यहाँ लोकल्स को घर बनाना भी पड़ता है तो वो सारा सामान सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ कर लाते हैं। ये लकड़ी लेके जा रहे हैं आप कहीं घर बनाने के लिए? हम लोग सड़कों पे फिरते रहते हैं, हम लोग ऐसे पास में गाँव में नहीं। ऐसे ही सीढ़ियों में मुझे कुछ साथी भी मिल गए, कुछ बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे। तो यहाँ गांव में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसलिए पीछे मेरे टूर गाइड चल रहे हैं। हेलो बोलो सारे। ये टूर गाइड है मेरे, गांव घुमा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, रोड नहीं है, तो फिर बच्चे गूगल मैप से। और जब बच्चे गाइड बन जाएं, तो रास्ते में छोटे छोटे ब्रेक्स तो बनते ही हैं। क्या हुआ? एप्रिकॉट ही है, एप्रिकॉट ही है। चलिए, जैसे इन एप्रिकॉट्स के पेड़ों से कच्ची खुमानी तोड़ तोड़ के खाने का ब्रेक। बच्चों ने एप्रिकॉट दिया तोड़ के, टेस्ट करके देखता हूँ। खट्टा पर चलते चलते मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जहां मुझे यहाँ के कल्चर को करीब से जानने का मौका मिला, और तब पता चला कि ये कल्चर कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख से भी अलग है। बल्कि अगर आपने गौर किया हो तो ये लोग दिखने में भी लद्दाख के बाकी लोगों से काफ़ी अलग लगते हैं, जिनमें से यहाँ के कुछ लोगों की तो आंखें भी नीली हैं। पर ये बातें सोचने वाली है कि ये लोग बाकी लद्दाख से कैसे अलग हो सकते हैं। इसकी वजह मानी जाती है कि इन लोगों का वंश हजारों साल पुराने इंडो आर्यन समुदाय से जुड़ा है, और इसी वजह से इन लोगों को आर्यंस, और जहाँ ये लोग रहते हैं उसे आर्यन वैली कहा जाता है। बल्कि इन लोगों की लैंग्वेज भी इंडो आर्यन है, लेकिन इनका ये ट्रेडिशनल पहनावा इनकी हिस्ट्री से भी अनोखा है। जैसे ये खूबसूरत सी टोपी, जिसकी कीमत सुनकर
आप हैरान हो जाएंगे। 50-60-70 हज़ार तक जाएगी। 60-70 हज़ार की टोपी। इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसमें चांदी के पुराने सिक्के और गहने लगे हैं। माना जाता है कि ये टोपी इनको बुरी नज़र से बचाती है। बल्कि कुछ महिलाओं की टोपी में तो यहाँ कई फीट लंबे बाल भी दिखते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी उम्र भर के टूटे या कटे हुए बालों को अपनी टोपी के साथ जोड़ कर रखती हैं। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे सिक्के। खैर, इनके कल्चर को जानने के सफ़र में मैं गांव में इतना घूमा कि इस गांव के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंच गया। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद इस डार्चिक विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पर आकर खड़ा हूँ, जिससे पूरा खूबसूरत आर्यन वैली, सिर्फ डार्चिक विलेज नहीं बल्कि पूरी आर्यन वैली दिख रही है। कैसे लग जाता है देख के जाने को। यहाँ से ये जो पत्थर की चट्टानें दिखती हैं, ऐसे ही एक चट्टान पर कारगिल में कुछ ऐसा बनाया गया है जो बहुत ही खास है, जिसको देखने के लिए मैं पहुंचा कारगिल की एक मोनेस्ट्री में। ये है मैत्रेय बुद्धा स्टैच्यू। 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे इस स्टैच्यू को एक पहाड़ की चट्टान को तराश के बनाया गया है, जो एक या दो नहीं बल्कि 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतने साल पहले जब कोई मशीन या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है इस स्टैचू में, जो उनके फेस में जो बालों की डिटेलिंग है, हर एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग है, और वो भी कितनी बड़ी चट्टान में। यहाँ से लौटकर मैं फिर से डार्चिक विलेज की गलियों में निकल पड़ा, क्योंकि यहाँ की जिंदगी का मुझे थोड़ा और हिस्सा बनना था। यहाँ मेरी नज़र पड़ी एक पुराने आर्यन घर पर, जहाँ मुझे ये प्यारे से बकरी के बच्चे भी दिखे। ओह, तो भारी है। मैं बकरी का दूध निकाला है अभी ये, और गरम गरम हो रहा है। काफ़ी झाग है वैसे इसमें, है ना? तो आप बकरी का दूध पीते हैं क्या? हाँ, बकरी का दूध पीते हैं। अच्छा, एक बकरी से इतना दूध निकलता है? हाँ। ये दूध तो काफ़ी नहीं रहता होगा आपके लिए? होते हैं, हम तो ज़्यादा चाय पीते हैं ना। अच्छा, चाय के लिए चाय के लिए, हाँ। रोज़ाना इतना दूध निकाल लेते हैं। बस फिर मैं यहाँ से जाने ही वाला था कि अंकल ने मुझे फिर से आवाज़ लगाई। क्या कह रहे थे? चाय पीने। अच्छा, चाय पीने के लिए। चलो बाद में देते कि जाएगा। ओके, आता हूँ। अच्छा, आपने इधर से आवाज़ लगाई थी? क्योंकि यहाँ 2 तरह की चाय बनती है, इसलिए अंकल ने मुझसे पूछा कौन सी चाय पियोगे। मैंने कहा कोई भी, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों ही चाय दे दी। ये मीठा चाय, ये नमकीन चाय? अच्छा, दोनों चाय दे दी। तो काफ़ी कुछ दे दिया आपने। वैसे सच बताऊं तो सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरे कारगिल में मुझे बहुत बार चाय पीने का मौका मिला। तीनों टाइम चाय? शायद अब तक जितना भी इंडिया में घूमा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा यही चाय पी है। इतना कि एक वीडियो में वो सब दिखाना भी मुश्किल है। खा पी के निकला हूँ। पर बात सिर्फ चाय की नहीं है, बल्कि हर चाय पे किस्से सुने भी और सुनाए भी। चाहे कोई भी कल्चर हो या कोई भी सरहद, जगह बदली, नाम बदले, नमस्ते सलाम जूले कहना भी बदला, पर लोगों का व्यवहार नहीं। खैर, बदलना भी नहीं चाहिए, पर शायद गांव से शहर में आते ही ये व्यवहार बदल जाता है। हम्बल, काइंड या प्यार से पेश आना ये ज़रूरी से बदलकर एक चॉइस बन जाता है, जिसे शहर में शायद ही कोई चुनता है। इसलिए ऐसी जगहों पर आकर वो फर्क महसूस होता है। पर चाहे शहर हो या गांव, हम सब इंसानों के पास ये गुण मौजूद है, बस अपनाने की देर है। जैसे एक दीदी ने सांकू में कहा था, वही होता है इंसानियत है। सही बात है।
वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सच है, क्योंकि अगर हम इंसान ही इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो भला कौन दिखाएगा? ये बनता जो है ना, बहुत लकी है कभी कि भी इतनी ब्यूटी देखते भी है और दिखाते भी। कभी इस बंदे ने डिसअपॉइंटेड नहीं किया। बिल्कुल। आपको डिसअपॉइंटमेंट तो होती नहीं है ना। एक आप मिनट आंख नहीं झपक सकते इनकी वीडियो में। मैं कहता हूँ इनके वीडियोस देखे हैं, और 30 35 40 मिनट का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो जो होता है, मतलब आप बिना पलक झपके जो है ना वो देखते हैं। और ये ब्यूटी जो हमने इधर लद्दाख की देखी है, माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट लेवल। वो एप्रिकॉट ब्लॉसम्स, ओह माय गॉड, अब मेरे ख्वाबों में आएगी 10 दिन। बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ के लोगों के साथ, अच्छा इनका व्लॉग बनाने का जो वे है वो भी बड़ा बहुत शानदार अच्छा है। और इनकी आवाज भी एक पुरसकून सी, हाँ, जैसे दिल को सुकून लगती दे है। रही होती है बंदा। और उसके साथ ये है कि ये ना, मतलब जो लोगों के साथ स्पेशली वहाँ पे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। और उसके साथ इनका अब एक व्लॉग में उन्होंने कितने एरियाज़ को जो है, बहुत सारे व्लॉगर्स, इवन कि हम भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम एक विलेज या एक एरिया ना, तुम कहते हैं कि हाँ यार इसको एक बस इसका ही व्लॉग बनाते हैं, नेक्स्ट का नेक्स्ट टाइटल दे के बना देंगे, अगले का अगला टाइटल दे के बना देंगे, कि पूरी मेहनत के साथ वीडियो वो बनाते हैं कि एक ही वीडियो। और उसमें ये नहीं है कि आपको वेट करना पड़े फिर किसी और चीज़ का, पूरा एरिया उसमें एक्सप्लोर कर देते हैं, जो कि मतलब 4 चांद लगा देता है। मतलब मेरा दिल कर रहा था वो जो म्यूजियम था वॉर के दौर का, और व्हाट अ हिस्ट्री, द हिस्ट्री, मतलब वो जो बताई उन्होंने, मतलब क्या यार, और जानने को दिल कर रहा था कि उसके बारे में और पता चले। मतलब कैसे हर उनके खत उधर है, उसके बाद उनकी चीज़ें, हर चीज़ वैसे की वैसे। और डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट। बहुत खूबसूरत लगता है। उनकी जो वो फ्लावर्स वाली वो पहनते, वो 60 से 70 हज़ार रुपए की है, और चांदी के सिक्के लगे हुए उनको। दैट्स व्हाई कि वो यूनिक है इतनी। और उसमें उनका वर्क, फिर अपने बालों को वो समेट के बालों को वो रखती कैसे हैं। वाकई कैसा उनकी मतलब ब्यूटी भी culture एक है। अलग है, नेचुरल। उनकी आईज देखी नहीं, eyes हाउ कितनी ब्यूटीफुल। खूबसूरत हैं। उनकी आईज जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी। और वो मतलब क्यों वो उन उधर इलाकों के लोग नेचुरल ही बड़े चीजें खाते हैं, अखरोट, एप्रिकॉट, खुरमानी, नेचुरल। आप ये देख लो, उनके पास फास्ट फूड का नाम भी नहीं सुना नाम होगा भी नहीं होगा। मैं कल एक वाकई। वीडियो देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि ना हस्बैंड रोज़ाना अपनी वाइफ के लिए ना एक अखरोट खरीद लाया करे। कहते हैं जो रोज़ाना एक अखरोट खा लेता है ना, पता नहीं। थोड़ा स्लो बोलो, कहीं उनको पता ना लगे क्या कह रही है। थोड़ी स्लो रखो। उन्होंने देखा कितने अखरोट रखे हुए थे कितने चाय के साथ। कहते हैं अखरोट के हम इतने लोग ना- बेनिफिट्स हैं कि आपको बताएंगे। हम लोग जो है ना चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं, बाकर खाने खा लेते हैं, अच्छा, लेकिन वो वहाँ ड्राई के फ्रूट लोग यूज ड्राई करते हैं। फ्रूट यूज ड्राई करते फ्रूट हैं यूज चाय के करते हैं। साथ। उन्होंने तो इन चीज़ों को कभी मतलब नहीं यार, क्या मतलब प्योर लाइफ है यार। मज़ा आ गया, इसलिए मज़ा आ वो गया इतने देखने में। खूबसूरत हमें बहुत सारे इधर ठीक है हमारे पास, उनकी निस्बत जब हम उधर जाते हैं तो हम फील करते हैं कि यार हमारे पास बहुत ऐशो आराम है, हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, हमें हर चीज़ ऑन मतलब फ़ौरन इमीडिएटली रेडीमेड मिल जाती है। लेकिन वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है, कभी हमने वो नहीं सोचा हमने। लेकिन वो लोग जो है वो उनका खाना, हर चीज़ जो है ना, उनको स्पेशली उनके जो, आप ये देखें कि हम वहाँ पर जाते हैं और हमसे जब हाइकिंग करते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई मर गए, ये क्या हो गया, कितने सामान लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, फील ही नहीं है कि क्या। अच्छा हमारे हमने भी नॉर्थ इंडिया कितने विजिट किया हुआ, कितना हमने अपने पाकिस्तान में घूमे हुए, वो कहाँ तक हम गए, लेकिन ये वाली ब्यूटी ये सच बहुत में ही मैंने नहीं खूबसूरत देखी। ये थी। ब्यूटी ऐसे व्यूज हमने नहीं देखे नहीं कहीं देखे भी यार जितने ये खूबसूरत थे। चलें बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। रखें जी आप अपना ख्याल।